हेलो फ्रेंड, वेलकम। शुद्धब ला स्टूडेंट पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज का जो विषय है वो विषय सीआरपीसी की धारा 211, जिसे हम चार्ज के नाम से जानते हैं। आरोप किसे कहते हैं, आरोप का जो है ऐसी क्या रोल्स हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप कोई भी अपराध अगर वो घटित होता है तो उसका आरोप बनाया जाता है। कुछ मामले में बगैर आरोप से ही अभियुक्त को समन किया जाता है और समन के तहत जो है 251 के अनुपालन करते हुए अगर वो प्ली गिल्टी कर लेता है, अपराध को स्वीकार कर लेता है या अपराध को स्वीकार नहीं करता है, तो मुकदमा प्रोसीड हो जाता है। वहाँ आरोप की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखते होंगे जब 227 जब कोई डिस्चार्ज होता है या कोई जो है कोई पर्याप्त सफिशिएंट एविडेंस पाया जाता है, चाहे वो समन के मामले में हो, चाहे वो वारंट के मामले में हो 245 में, चाहे वो क्या नाम है पुलिस वारंट से मामले में हो, और समरी ट्रायल में ये प्रोसीजर दिया गया है। कुछ दशा में जो है 251 के अनुपालन में ही सुनते हुए मामले को प्रोसीड कर देते हैं। अब बात है कि आरोप किसे कहते हैं। तो कोई भी अगर आप अपराध होता है और अपराध में जो है चाहे वो अगर वो ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट हो तो मजिस्ट्रेट उसको जो है आरोप बनाएगा, या ट्राइबल बाय सेशन है तो सेशन आरोप बनाएगा। अब सवाल ये है कि ये जो है आरोप का बुनियाद क्या है। तो आरोप का बुनियाद है पुलिस का रिपोर्ट, यानी जो 173 के सब क्लास 2 में जो है चार्जशीट दाखिल की जाती है। तो चार्जशीट प्राप्त होने पर जो है अक्यूज को जो है समन किया जाता है, यानी भी जो है समन के स्टेज पर जो है उसे इसलिए किया जाता है कि आरोप न्यायाधीश को जो है कोई भी मामला अगर वो आरोप को फ्रेम करेगा, बनाएगा, तो अभियुक्त की उपस्थिति अनिवार्य मैंडेटरी है। बगैर अभियुक्त की उपस्थिति में जो है फ्रेम चार्ज नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो है अभियुक्त को समन किया जाता है और अभियुक्त को समन पर आना पड़ता है। इसकी प्रोसीडिंग है वो अलग प्रोसीडिंग है। तो दोस्तों, चार्जशीट क्या होता है, जो 173(2) में जो कोई अपराध होता है उस अपराध को जो चार्जशीट तैयार की जाती है, चार्जशीट न्यायालय में सबमिट की जाती है और एक और न्यायालय संज्ञान लेता है। 190 के तहत जो है न्यायालय क्या लेता है, संज्ञान लेता है। संज्ञान लेने के पश्चात जो है समन करता है अक्यूज को, और अक्यूज हाजिर हो और उस पर आरोप बनाना नित्यंत आवश्यक है। और आरोप का मान लो कहीं गलती हो जाता है या आरोप की कुछ अपवाद भी दिए गए हैं या आरोप में कुछ भुलावे में पड़ गया हो, तो इन सभी चीज़ों को जो है जानना जरूरी है। उसके प्रोसीजर दिए गए हैं। आप जब सेक्शन 464 पढ़ेंगे तो वहाँ कोई अनियमितता या तात्विक रूप से कोई गलती हो गई है तो उसकी गलती नहीं मानी जाएगी। और उसके बाद में जब आप देखेंगे कि जो है एरर हो रहा हो या त्रुटि हो रहा हो 215 में, आप 218 से लेकर 224 तक जो है अभियुक्त के बारे में, अपवाद के बारे में बताएगी। ये जो 218 से लेकर 224 तक जो है अभियुक्त के फायदे के बारे में है। अब हम बात करते हैं आरोप को जो परिभाषा है वो परिभाषा जो है 2A में दिए गए। सीआरपीसी 2A में देखेंगे तो 2A में क्या कह रहा है आरोप के बारे में। तो यहाँ पर 2A में जो है आप देखेंगे तो 2A में ये कह रहा है कि आरोप 2B में है। 2B में है कह रहा है कि चार्ज इंक्लूड एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन मोर हेड द वन। यानी चार्ज का मतलब ये है कि आरोप के अंतर्गत जब आरोप एक से अधिक हो, कोई भी अपराध होता है एक से अधिक आरोप होते हैं और एक से अधिक जो है आरोप के अधिक शीर्ष हो, आरोप का कोई भी शीर्ष हो। और जब इसका हम डिटेल में देखेंगे तो 211 में इसको बताया गया है कंटेंट ऑफ चार्ज।
अब 211 की जब हम कंटेंट ऑफ चार्ज देखेंगे तो चार्ज में कहता क्या है कि एवरी चार्ज अंडर दिस कोड शेल स्टेट द ऑफेंस विच द अक्यूज इज चार्ज, यानी इस कोड के अकॉर्डिंग जो है एवरी चार्ज में उस जो ऑफेंस का स्टेटमेंट होगा जिसका जो है एक्यूज पर वो चार्ज लगाया गया है, यानी जिसका अभियुक्त पर आरोप है। सेकंड कह रहा है इफ द लॉ विच क्रिएटेड द ऑफेंस गिव इट एनी स्पेसिफिक नेम द ऑफेंस में बी डिस्क्राइब्ड इन द चार्ज बाय दैट नेम ओनली, यानी सेकंड ये कह रहा है कि यदि उस अपराध का सृजन करने वाली विधि द्वारा उसका कोई विनिर्दिष्ट नाम दिया गया है तो आरोप में उसका नाम उस अपराध का वर्णन किया जाए। कोई भी अगर अपराध है, अगर आपने मान लीजिए आप जो है सेक्शन 61 के तहत आपको आबकारी अधिनियम के तहत दोषी जो है आरोप पाया गया है, यानी आप दारू लेकर जा रहे थे इलीगल तरीके से, पुलिस ने आपको पकड़ लिया, बताया कि इतने सीसी हैं, इतने सीसी इलीगल हैं, या कोई भी अपराध हो सकता है, तो अपराध का भी वर्णन करना होगा और अपराध का धारा का भी वर्णन करना होगा कि कौन से धारा के तहत आप पर आरोपित किया गया है। क्या ये आप जो है अपराध स्वीकार करते हैं या अपराध स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है, तीसरी कंडीशन ये कह रहा है if the law which created the offense does not give it any specific name, so much of the definition of the offense must be stated as to give the accused notice of the matter with which he is charged। यानी तीसरा बात ये कह रहा है कि यदि उस अपराध का सृजन करने वाली विधि, जो कोई भी अपराध का सृजन करने वाली लॉ होगा, उसके द्वारा कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया है, अगर वो कोई लॉ है और उसमें कोई उस अपराध का जो है उस लॉ में कोई नाम नहीं दिया गया है, तो अपराध की इतनी परिभाषा देनी होगी, जो ऑफेंस की डेफिनेशन थोड़ी देनी होगी, इतनी देनी होगी जितना अक्यूज को उस बात के बारे में सूचना हो जाए। जो अक्यूज को बारे में बताए कि हाँ आपने ये विधि के अनुसार ये अपराध किए हैं, उतनी आप बता दें तो पर्याप्त है। ये कहता है जिसका वो उस पर आरोप लगाया गया है, अभियुक्त के ऊपर जो आरोप लगाएगा उतनी, अगर कहीं ज़्यादा परिभाषा नहीं दी गई, ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई, तो जितनी दी गई उतनी बताना ही पर्याप्त है। ये तीसरी बात कहता है। और चौथी बात ये कहता है द लॉ एंड सेक्शन ऑफ द लॉ अगेंस्ट विच द ऑफेंस इज सेड टू हैव बीन कमिटेड शैल बी मेंशन इन दिस चार्ज, यानी वो धारा है जिसके विरुद्ध, यानी वो लॉ है और विधि है और वो धारा जिसके विरुद्ध अपराध किया जाना जो है कथित है, आरोप का उल्लिखित होगा। जो भी कोई लॉ है, लॉ की वो जो सेक्शन है जिसके विरुद्ध जो है, जिसके अगेंस्ट उसने कोई जो है अपराध किया है, वो भी एलिगेशन में आएगा। ठीक है, अब पांचवी बात कहता है कि ये फैक्ट है कि आरोप जो है लगा दिया गया है और उसका कथन जो समतुल्य की विधि द्वारा अपेक्षित प्रतिशत जिसे आरोपित अपराध बनता है वो विशिष्ट पूरी मामले हो गई है। यानी जो कोई अपराध है या कोई फैक्ट है वो लगा दिया गया है और कथन के जो इसका स्टेटमेंट है वो समतुल है। किसके समतुल है? वो विधि के समतुल है। ठीक है, यानी विधि द्वारा जो है अपेक्षित प्रत्येक ये कंडीशन है कि आरोपित जो है अपराध बनता है उस विशिष्ट मामले में पूरी की जानी चाहिए। ठीक है, अब शिष्य बात करता है द चार्ज शेल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ दिस कोर्ट। अब कोर्ट की भाषा में लिखा जाएगा। जो भाषा भाषा कहाँ से प्राप्त होती है? तो आप देखेंगे सीआरपीसी में 272। अब 272 में कंफर्म कर लेता हूँ कि 272 में क्या करता है। 272 में जो है न्यायालय की भाषा यानी लैंग्वेज ऑफ कोर्ट, तो यहाँ 272 में बताया गया है कि जो न्यायालय की भाषा में ही लिखा जाएगा। और सातवीं बात ये कहता है कि यदि जो है इफ द अक्यूज हैविंग बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस
is liable by reason of such previous conviction to enhance punishment or to punishment of a different kind for a subsequent offense, and it is intent to the prove such previous conviction for the purpose of effecting the punishment which the court may think fit avoided for the subsequent offense. The fact, date and place of previous conviction shall be stated in the charge, and if the such statement has been omitted, the court may add it at any time before sentence is passed. यानी कि ये कह रहा है कि यदि जो चार्ज जो है यानी अभियुक्त किसी अपराध के लिए पहले से कन्विक्शन किया गया हो या किसी पश्चातवर्ती यानी जो है पश्चातवर्ती कोई अपराध के लिए ऐसी पूर्व कन्विक्शन के कारण वो दंड से या कोई भिन्न दंड से किसी प्रकार से दंड का भागी है, और इस इंटेंट से कि वो पूर्व जो प्रीवियस कन्विक्शन है तो प्रभावित करने के प्रयोजन से इसे साबित की जाए, तो जिसे न्यायालय द्वारा उस चीज़ को कथन करेगा, देना ठीक समझेगा, तो तारीख दिन और स्थान कथित होंगे। आपने पहले से अपराध कर चुके हैं, आप प्रीवियस में कर चुके हैं, तो उसका दिनांक, उसका स्थान, उसका जो है पूरा विवरण जो है न्यायालय अभियुक्त को बताएगा, और न्यायालय दंडादेश देने को किसी भी दंड को जोड़ भी सकेगा, या कोई भी अगर कोई अपराध आता है वो दंड देने के लिए तो उस अपराध को क्या है वो जोड़ देगा, पूर्व में कोई जो है तो वो अपराध को जोड़ देगा। अब ये है कि इसका दृष्टांत हम अगर देखेंगे तो आरोप में ये है कि जब किसी के ऊपर आरोप लगाया जाता है तो आरोप में समय और स्थान का बहुत महत्वपूर्ण है, घटना का स्थान भी महत्वपूर्ण है, किस दिन हुआ है, किस समय हुआ है वो भी महत्वपूर्ण है। पुलिस के जो मटेरियल्स प्राप्त होते हैं उसके आधार पर ही आरोप बनाया जाता है और उसी बुनियाद के तहत मामला प्रोसीड होता है। अब हम अगर है समझने का अगर कोशिश करेंगे तो हम इसके जो लिटरेशन से भी समझ सकते हैं, यानी कि जो है कलीम पर जो है कैफ की हत्या का आरोप है, यानी कलीम पर जो है कैफ की हत्या पर आरोप है, और इस बात का स्टेटमेंट के समतुल है कि कलीम का जो एक्ट था भारतीय दंड संहिता की धारा 299 की जो परिभाषा में 300 में दी गई हत्या की परिभाषा के अंदर आता है, और उसी संहिता के सदर पदों में किसी के अंदर नहीं आता हो। अगर 299 में जो है हत्या की परिभाषा दी गई है कल्पेबल होमोसाइड, और 300 के तहत जो है हत्या के अपराध की परिभाषा है, अगर उनमें से कहीं अपवादों के अंतर्गत नहीं आता है, कोई भी जो एक्सेप्शनल है उसके अंतर्गत नहीं आता है, तो जो है तो नहीं आता है, तो धारा 300 के 5 के पदों में से नहीं आता है, तो अब यदि अपवाद एक्स के अंदर नहीं आता है, अंदर आता है, तो उस अपवाद के तीनों प्रवृत्ति को कोई न कोई परंतु उस पर लागू होता हो। अब कोई नहीं आता हो या एक भी आ गया हो तो उस अपराध में वो प्रोविजन उस पर लागू होंगे। ठीक है, ये चीज़ों को आरोप के बारे में बताया गया है। अब उसके बाद में आप पढ़ेंगे समय और स्थान के बारे में क्या कहता है, कि इसमें यह है कि अब कहते थे कि जहाँ पर्टिकुलर एज टू टाइम प्लेस एंड जो है पर्सन द चार्ज शेल कंटेन सच पर्टिकुलर एज टू द टाइम एंड प्लेस ऑफ द एलिज ऑफेंस एंड द पर्सन इफ एनी अगेंस्ट होम द थिंग इफ एनी रिस्पेक्ट विच इट was committed is are reasonable sufficient to give the accused notice of the matter with the which he is charged। तो समय और स्थान व्यक्ति के बारे में विशिष्टियाँ, यानी अभिकथित अपराध और समय स्थान के बारे में जिस व्यक्ति के बारे में यदि कोई विरोध या जिसका अथवा जिसके वस्तु के यदि कोई हो, समय हो, विषय हो और स्थान हो, तो उसका जो है क्या है वे वस्तु कैसे वो जो है कोई पर्टिकुलर हो, तो उस आरोप में सूचना देने का उचित सब जो रूप पर्याप्त हो तो उसमें आरोप में शामिल करेंगे, कंटेंट करेंगे, अंतर्विष्ट करेंगे। जब अभियुक्त पर आपराधिक न्यास भंग हो या बेईमानी हो या धन या जंगम संपर्क का दुर्विनियोग का आरोप है, तब इतना पर्याप्त होगा कि विशिष्ट मदों में विषय में अपराध किया जाना अकथित है। जो भी कोई आपने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है या क्या नाम है आपने जो है मिसअप्रोप्रिएशन अपराध किया है
तो जितना भी आपका ऑफेंस होगा उस ऑफेंस को जो है कंटेन करना होगा, और जो न्यायालय यदि अपराध को ठीक तारीख हो पर अगर जो है विनिर्देश किए बिना यथास्थिति जो उसकी क्या मतलब उसकी क्या सकल राशि है या मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में वर्णन कर दिया जाता, तो उस विषय में जो आपने अपराध का किया गया, आपको पाया गया है, जो अपरारोपित किया गया है, जिनके बीच में अपराध के जाना आप कहते थे निर्देश कर दे सकता है, विचलित किया जा सकता है, 219 के अर्थ में आरोप को भी समझा सकता है ये। और कब अपराध जो है किए जाने की रीत कथित की जानी चाहिए आरोप में जो है अपराध को जो है क्या है, व्हेन मैनर कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड, व्हेन द नेचर ऑफ द चार्ज इज सच दैट particular mention section 211 and 212 do not give accused sufficient notice of the matter which he is charged. The charge shall also contain such particular of the manner he which the alleged offence committed as will sufficient for that purpose। यानी कि जब मामला इस प्रकार का हो कि धारा 211 और धारा 212 में वर्णित जो विशिष्ट अभियुक्त को उस बात की जिसका उस पर आरोप है पर्याप्त सूचना नहीं देता है, तब उस रीत में जिसमें अब कथित अपराध किया गया है ऐसे विशिष्ट जैसे उस प्रयोजन के लिए पर्याप्त आरोप के अंतर्विष्ट होंगे। अब ये चीज़ें हमने आपको आरोप के बारे में बता दिया है। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हम समझने की बात करें तो इसमें इलस्ट्रेशन है, कहता है ये एक्यूज ऑफ थेफ्ट a certain article at the certain time and place, the charge need not set out the manner in which the theft was affected। यानी कहने का क्या है कि अगर हम बात करें कलीम पर वस्तु विशेष की विशेष समय और स्थान में चोरी करने का क्या है आरोप है, अभियोग है, ये जरूरी नहीं है कि आरोप में वो रीत उपवर्णित हो जिसमें चोरी की गई। जरूरी नहीं कि वो से जो चोरी पूरे आरोप में वो उपवर्णित करे, उसे पूरी चीज़ को विस्तार से लिखे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। सेकंड है ए इज अक्यूज ऑफ चीटिंग बी एट गिवन टाइम एंड प्लेस, द चार्ज मस्ट सेट आउट द मैनर इन विच ए चीटेड बी। यानी कलीम पर कैफ के साथ जो कथित समय और कथित स्थान में छल करने का आरोप है, अभियोग है। आरोप वो रीत से जिसमें कलीम ने कैफ के साथ छल किया है, वो उस अगर छल किया है तो छल के जो मटेरियल्स होंगे उसे जो है लिखना होगा। ठीक है। अब ये है कि कलीम पर कथित समय पर कथित स्थान पर मिथ्या साक्ष्य देने का अभियोग है। आरोप है कलीम द्वारा दिया गया साक्ष्य का वो भाग जो हो उपयोग करना होगा कि आपने कौन कौन से कैसे मिथ्या साक्ष्य दिए हैं, तो उसको आरोप में जो है लिखना होगा। अब ये है कि कलीम पर लोक सेवक कैफ को उसके लोक कृत्यों के निर्वहन कथित समय कथित स्थान पर बाधित करने का अभियोग है, तो आरोप में वो रीत जो है वर्णित करनी होगी। कलीम जो है कैफ को उसके कृत्यों के निर्वहन करने में बाधित किया है। ठीक है। अब आरोप के शब्दों में वह अर्थ में लिया जाएगा जो उनका उस विधि जिसके अर्थ ही वो दंड से दंडनीय है। यानी वर्ड इन चार्ज टेकन इन सेंस ऑफ लॉ अंडर विच ऑफेंस। यानी क्या कह रहा है 214, इन एवरी चार्ज वर्ड यूज इन डिस्क्राइबिंग एन ऑफेंस शेल बी डीम्ड टू हैव बीन यूज्ड इन द सेंस अटैच्ड टू द रिस्पेक्टली बाय द लॉ अंडर विच सच ऑफेंस इज पनिशेबल। प्रत्येक आरोप में अपराध का वर्णन करने में उपयोग में लाए गए शब्द में वही जो है अर्थ का उपयोग में लाया जाएगा, समझाया जाएगा जो अर्थ उन विधि द्वारा दिया गया जिसके अधीन उसने अपराध से दंडनीय है। अब मान लीजिए कि अगर कोई गलत हो जाए आरोप बनाने में तो उसका क्या प्रभाव होगा, 215 में बताया गया है गलतियों का प्रभाव। अपराध यानी इसमें कह रहा है कि नो एरर इन starting either the offense or the particular required to be stated in the charge and no omission to state the offense or thus particular shall be regarded at any stage of this case as material unless the accused was in fact misled by such error or omission and has occasioned a failure of justice।
यानी कि इसमें कहने का मुराद ये है कि अपराध के या उन विशिष्ट के जिनका आरोप में कथन होना अपेक्षित है, कथन करने में किसी की गलती हो और उस अपराध या उन विशिष्ट कथन करने में किसी लोभ के मामले में किसी प्रकरण में तब यह तात्विक माना जाएगा, ऐसी गलतियाँ या लोभ से अभियुक्त को वास्तव में भुलावे में पड़ गया है या उसके कारण न्याय नहीं हो पाया है, अन्यथा नहीं। अब इसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि 215 क्या है। 215 कहता है कि अगर हम देखेंगे 215 का अगर हम रेफरेंस देखेंगे तो कहाँ देखेंगे, आपको जो है 464, एक मिनट, कहता है इफेक्ट ऑफ ओमिशन टू फ्रेम और एब्सेंस और एरर इन डिस्चार्ज। यानी कि अगर हम 464 को जब पढ़ने में ये पाते हैं कि आरोप विचारित न करने या उसके अभाव में या उसकी गलती का प्रभाव किसी कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन वाले कोर्ट का कोई निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश केवल इस आधार पर कि कोई आरोप विचारित नहीं किया गया, कोई भी आरोप जो है उसे जो है फ्रेम नहीं किया गया है इस आधार पर कि आरोप में कोई गलती, लोभ या अनियमितता थी, जिसके अंतर्गत आरोप में का कुछ संयोजन या जिसे कुछ संयोजन के दशा में या अविद्यमान समझा जाएगा जब अपील, पुष्टि या पुनरीक्षण न्यायालय की राय में से का वस्तुतः न्याय नहीं हो गया हो। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप ये पढ़ेंगे 464 तो कहता है नो फाइंडिंग, सेंटेंस और ऑर्डर बाय ए कोर्ट और competent jurisdiction shall be deemed invalid merely on the ground that no charge was framed on the ground of any error, omission, irregularity in the charge, including any misjoinder of charge, unless the opinion of the court of the appeal, confirmation or revision failure of justice has in effect been occasioned thereby। अब इसके नीचे अगर हम देखेंगे वास्तव जब न्याय नहीं हो पाया होगा तो कह रहा है कि फर्स्ट सेकंड कह रहा है इफ़ द कोर्ट ऑफ अपील कन्फर्मेशन और रिवीजन इज ऑफ ओपिनियन डेट अ फेलियर ऑफ जस्टिस हैज बीन फैक्ट बीन ओकेजन इट मे बी ए इन ए केस ऑफ ए ओमिशन टू फ्रेम अ चार्ज ऑर्डर डेट अ चार्ज टू बी इमीडिएटली framed and the time trial we recommend from the point of immediately after the framing of the charge. We, in the case of any error, omission, irregularity in the charge, direct a new trial to be held upon charge frame in whatever manner think fits। यानी कहने का मतलब क्या है कि यदि अपील जो है उसका कन्फर्मेशन या रिवीजन न्यायालय की राय हो कि वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया तो ये क्या करेगा, आरोप विचारित न किए जाने वाली दशा में यह आदेश कर सकता है कि आरोप को विचारित किया जाए या आरोप विचार करने ठीक पश्चात पुनः प्रारंभ किया जाए। यानी कोई गलती हो गई या कोई छूट गई हो तो न्यायालय क्या कर सकता है कि जो अपील में अगर जाता है या रिवीजन में जाता है तो उसे कहता है कि भाई ये आपने छोड़ दिया है, मिस्टेक कर दिया है, तो आप फिर से इसको आप जो है बना दीजिए, चार्ज बना दीजिए, ठीक है। आरोप विचारित करने के लिए क्या है आदेश दे सकता है, अपना प्रारंभ की जाए। आरोप में किसी गलती या लोप या अनियमितता होने वाली दशा में ये निर्देश दे सकता है कि किसी ऐसे रीति में से ठीक समझे विचारित आरोप न्याय का विचार किया जाए। और परंतु यदि न्यायालय की राय है कि मामले तथ्य ऐसी है साबित तथ्यों का बाबत अभियुक्त के विरुद्ध कोई विद्यमान आरोप नहीं लगाया जाता है तो वो दोषित को अवखंडित कर देगा। यानी आप जब रिवीजन में जाएंगे तो या रिपील में जाएंगे तो इस चीज़ को जो है कोई गलती होगा, एरर हो गया है तो पुनः प्रारंभ से उसको क्या है कि रीफ्रेमिंग चार्ज हो जाएगा। ओके, अब हम जब देखते हैं कि 215 का जैसे कि जो है अगर हम दृष्टांत देखते हैं कि कलीब पर भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड के तहत जो है धारा 242 के अधीन ये आरोप है कि उसने जो है उसने कब्जे में एक कोर्ट सिक्का रखा है। कौन सा सिक्का है? कोर्ट सिक्का रखा है, जिसे वो समय जब वो सिक्का उसके कब्जे में आया था वो जानता था कि वो कोर्टकृत है और आरोप में कपटपूर्वक सब छूट गया था। जो आरोप में जो है क्या छूटा था, वो जो है कपटपूर्वक यानी फ्रॉडुलेंटली जो है वो सब छूट गया था।
जब तक ये प्रतीत नहीं होता है कि का जो है वास्तव में इस लोक में बुराई में पड़ गया, तो इसे गलती को गलती नहीं समझी जाएगी। अगर वो कपटपूर्वक अगर वो छूट भी गया है तो उसे गलती नहीं समझी जाएगी। ठीक है, अब ये आया कि कलीब पर जो है कैफ से छल करने का जो है आरोप है, और जिस रीत से जो है उसने कैफ के साथ छल किया है, छल का आरोप उपवर्णित नहीं है, जो छल का आरोप उसमें लिखा नहीं है, तो ये अशुद्ध के रूप में वो उपवर्णित है। अगर कोई अशुद्ध के रूप में वो दर्ज हो गया है तो का अपनी जो कलीम अपनी प्रतिरक्षा करता है कि साक्ष्यों के पेश करता है और वो ट्रांजेक्शन का स्वयं अपना विवरण देता है, तो न्यायालय से अनुमान कर सकता है कि छल करने की रीत को पुराने लोक में तात्विक नहीं है। न्यायालय भी प्रिज्यूम कर सकता है कि जो मैंने लिखा है उसमें कोई तात्विक नहीं है। ठीक है, ये अब इसमें जो है अगर हम एक और जो इम्पोर्टेंट है डी है, जैसे कि कलीम पर जो है 21 जनवरी 1982 यानी कलीम पर 21 जनवरी 1982 को खुदा बख्श की हत्या करने का आरोप है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कलीम पर 21 जनवरी 1882 को खुदा बख्श की हत्या करने का क्या है आरोप है। और वास्तव में मृत व्यक्ति का नाम हैदरबख्श था। जो मृत व्यक्ति का नाम क्या था? हैदरबख्श था, और हत्या की तारीख 20 जनवरी 1982 की थी, और जो मृत हुआ था उसका क्या नाम था? हैदरबख्श था। और आरोप किसका लगा है? खुदा बख्श का। और किसकी मृत्यु हुई? हैदरबख्श का। कब आरोप लगा? 21 जनवरी 1982 को, और मेरा कब है जो है 20 जनवरी 1982 को। ठीक है, तो का पर कभी भी जो है कलीम पर जो है कभी भी एक हत्या के अतिरिक्त जो है दूसरी हत्या का आरोप नहीं लगाया गया है। और इस उतने मजिस्ट्रेट का समझ जांच सुना कि जिसमें हैदरबख्श के मामले का अनुमान रूप से निर्देश दिया गया कि न्यायालय इन तथ्यों का अनुमान कर सकता है कि कलीम उस भुलावे में नहीं पड़ा था और इसे आरोप को गलती के तात्विक नहीं था। अगर कोई दूसरी मतलब कोई एरर आ जाए, कोई गलती आ जाए और मामला सेम फाइंडिंग है, सेम करेक्टनेस है, तो थोड़ी बहुत तात्विक गलती हो गया, मानो एरर है, मानो से गलती हो जाता है, तो उसको गलती नहीं समझा जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है। तो दोस्तों, मैं आरोप के बारे में बताया हूँ। कल मैं दोस्तों जो है आरोप को कैसे अल्टर किया जा सकता है इसके बारे में बताऊँगा। मैं आपसे यही दरख्वास्त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।